एनालिसोपीडिया में आपका स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आगे ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लर्निंग। व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन वो सिचुएशन है जब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट दोनों ही ज़्यादा हो। अब मैं इसे लेमैन लैंग्वेज या आम भाषा में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, 1970s तक ये कहा जाता था कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एक दूसरे के बिल्कुल समान लेकिन उल्टा। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जब हाई होता है, किसी देश में बेरोजगारी ज़्यादा होती है, इसका मतलब कॉमन पीपल यानी आम आदमी के पास परचेजिंग पावर कम है और इस वजह से चीज़ों की डिमांड भी कम हो जाती है और इस वजह से प्रोडक्ट के प्राइस या तो कम हो जाते हैं या कांस्टेंट रहते हैं। जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो होता है यानी बेरोजगार कम और रोजगार ज़्यादा होते हैं, इसका मतलब ज़्यादा लोगों के पास काम होता है, पैसे होते हैं, लोगों के परचेजिंग पावर इंक्रीज़ होती है और इस वजह से डिमांड भी इंक्रीज़ होती है और चीज़ों की डिमांड इंक्रीज़ होने से ही चीज़ों के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। अब इन्फ्लेशन की सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। अब जब किसी कंट्री में इन्फ्लेशन हाई होता है तो उस देश के सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर देते हैं, जिस वजह से कंपनीज के पास फाइनेंशियल फंड्स को बोरो करना महंगा हो जाता है। तब इस वजह से लोग और कंपनीज कम पैसा मार्केट पे स्पेंड करने लगते हैं और इस वजह से गुड्स की डिमांड डिक्रीज होती जाती है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि कंपनीज लोगों को जॉब से निकालने लगती है। कंपनीज के सर्वाइवल के लिए लोगों को काम से निकाला जाता है और जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट उस कंट्री में इंक्रीज हो जाती है। 1970s में यूएसए एंड यूके ने ऐसे ही इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों के हाई रेट को एक साथ फेस किया था। तब इस सिचुएशन को स्टैगफ्लेशन का नाम दिया गया। ये वर्ल्ड वाइड पहला स्टैगफ्लेशन था जो 1970s में हुआ था। इट इज़ अ टफ सिचुएशन जहां लो या स्टैगनेंट इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से कंट्री में जॉब्स क्रिएट करना इम्पॉसिबल हो जाता है और इन्फ्लेशन को कम करने के लिए फर्दर स्टेप्स लिए जाएं तो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू और ज़्यादा वर्स हो जाता है। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे मैंने पहले कहा। यानी इन्फ्लेशन का मतलब मार्केट में पैसे का सर्कुलेशन का ज़्यादा होना, यानी लोग के पास परचेजिंग पावर का ज़्यादा होना। इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी कम होना। जैसे ही इन्फ्लेशन कम होगा, मार्केट में पैसे का सर्कुलेशन कम होगा, यानी लोग के पास परचेसिंग पावर कम है, यानी बेरोजगारी का बढ़ना, रोजगार का कम होना, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट का हाई होना, है ना। तो अब आप कहेंगे कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट एक साथ हाई कैसे हो सकते हैं? तो देखिए, अब बारी आती है स्टैगफ्लेशन के एग्जाम्पल की। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देती हूँ। इन द ड्यूरेशन ऑफ कोविड पैंडेमिक वर्ल्ड वाइड लोग जॉब से निकाले जा रहे थे, लोग के पास रोजगार नहीं था, लेकिन खाने के सामान और दवाइयों के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, यानी अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों का रेट हाई था। दैट इज द सिचुएशन ऑफ स्टैगफ्लेशन विच इज़ रेयर। स्टैगफ्लेशन का सिचुएशन जहां अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों का रेट हाई हो, ऐसा सिचुएशन देखना बहुत रेयर है। फर्स्ट हुआ था, एज आई टॉक्ड अबाउट अर्लियर, 1970s में यूएसए और यूके में, और इतने सालों बाद 2020 एंड 21, इन 2 सालों में हमने वर्ल्ड वाइड स्टैगफ्लेशन को फेस किया। प्रेजेंट सिचुएशन वर्ल्ड वाइड, ड्यू टू कोविड पैंडेमिक ग्लोबल बेसिस पे सप्लाई चेन्स अफेक्टेड हुए, जिस वजह से ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हुई। जैसे ही वर्ल्ड इकोनॉमी ने इससे रिकवर करने की कोशिश की, तभी ऑयल के दाम का बढ़ना और साथ ही साथ रशिया और यूक्रेन वॉर, दोनों चीज ने स्लो ग्लोबल ग्रोथ को और भी रिस्क में डाल दिया। अब चलिए जानते हैं हाउ टू कंट्रोल स्टैगफ्लेशन। फर्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट रेट्स। फाइनेंशियल इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना ताकि डिमांड कम हो, ये इन्फ्लेशन को कम कर सकता है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को भी बढ़ा सकता है। ये ग्लोबल रिसेशन को यानी अंतर्राष्ट्रीय मंदी को बढ़ा देगा, ये सही है। लेकिन जब इन्फ्लेशन भी हाई रहेगा और अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई होगा और इस वजह से इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगा और ये वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगा, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मंदी यानी ग्लोबल रिसेशन ही बेटर ऑप्शन हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, सप्लाई। सप्लाई को बढ़ाना ताकि डिमांड को पूरा कर सके, ये भी एक तरीके से इन्फ्लेशन को कम करने में हेल्पफुल हो सकता है ताकि स्टैगफ्लेशन की नौबत न आए। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे ऑयल प्रोडक्शन में ज़्यादा इन्वेस्ट करके ऑयल के सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है, तो ग्लोबली ऑयल के दाम कम हो जाएंगे
A decrease in fuel price can reduce the commodities prices as transportation cost reduces. यानी कि जैसे ही ऑयल के दाम कम होंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम लगेगा, तो चीज़ों के दामों में भी गिरावट आएगी। इससे लोग कम परचेसिंग पावर में भी चीज़ें खरीद पाएंगे क्योंकि चीज़ों के दाम कम है। तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट हाई नहीं होगा और इससे स्टैगफ्लेशन का सिचुएशन क्रिएट होने से रोका जा सकता है। जून 2022 में वर्ल्ड बैंक के रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सभी देशों को ग्लोबल स्टैगफ्लेशन के रिगार्डिंग वार्न किया गया है ताकि पहले से ही सिचुएशन के ऊपर गौर किया जाए ताकि स्टैगफ्लेशन को फेस करने की नौबत न आए। अब टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा हिस्ट्री खगालते हैं। हिस्ट्री ऑफ स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन इज़ रेयर। यूएसए में 1970s में सबसे लॉन्गर पीरियड के लिए स्टैगफ्लेशन हुआ था। ये लॉन्गर पीरियड के लिए था और इससे रिकवर होना बहुत मुश्किल था। ये नियरली 1970s से स्टार्टिंग से लेकर 1980s के स्टार्टिंग तक हुआ था। बट कुछ इकोनॉमिस्ट्स ये भी मानते हैं कि स्टैगफ्लेशन के पीरियड उससे भी ज़्यादा थी और ये 1960s के दौरान ही स्टार्ट हो चुकी थी। अब कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो स्टैगफ्लेशन से इफेक्टेड होते हैं। हाउ जीडीपी वॉज हैम्पर्ड। जीडीपी ग्रोथ रिड्यूस हो गई थी बट ये उस दौरान वैरी भी करती थी। जैसे स्टैगफ्लेशन के इनिशियल फेज में पूरी तरीके से जीडीपी बहुत कम हो गई थी बट लेटर ऑन स्टैगफ्लेशन के दूसरे साल में फिर बढ़ गई। हाउ इन्फ्लेशन चैलेंज्ड स्टैगफ्लेशन। ड्यूरिंग द स्टैगफ्लेशन इन द यूएसए इन्फ्लेशन 1960s के टाइम 1% से लेकर 1980s तक आते आते 14% तक पहुंच गया था। अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज्ड ऑल्सो स्टैगफ्लेशन। इन द लेट 1960s अनएम्प्लॉयमेंट रेट नॉर्मल रेट से 3.4% बढ़ गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1975 में 9% और 1982 तक आते आते ये 10.8% तक बढ़ गई। इज स्टैगफ्लेशन द सेम एज स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन के टाइम इकोनॉमिक ग्रोथ या तो स्लो हो जाती है या तो नॉन एग्जिस्टेंट हो जाती है या यहाँ तक कि नेगेटिव भी हो जाती है। लेकिन स्टैगफ्लेशन में इकोनॉमिक ग्रोथ को हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या तो कंट्रोल करता है या तो इफेक्ट करता है। इज स्टैगफ्लेशन द सेम एज रिसेशन। नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि स्टैगफ्लेशन रिसेशन के जैसा ही हो। रिसेशन यानी आर्थिक मंदी, जिसका मतलब होता है इकोनॉमी स्लोज डाउन एंड अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस। हिस्टोरिकली अतीत की अगर बात करें तो रिसेशन के टाइम यानी आर्थिक मंदी के वक्त हर चीज़ का प्राइस का इतना बढ़ जाना ऐसा कभी देखा नहीं गया। यानी कि रिसेशन के टाइम इन्फ्लेशन आता है ऐसा ज़रूरी नहीं। तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि स्टैगफ्लेशन और रिसेशन दोनों सेम है। रिसेशन में इकोनॉमी स्लो हो जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, बट स्टैगफ्लेशन में इकोनॉमी स्लो हो जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों बढ़ जाते हैं। यानी रिसेशन में बेरोजगारी का बढ़ना और इकोनॉमिक ग्रोथ का कम हो जाना ये होता है। लेकिन स्टैगफ्लेशन में इकोनॉमी तो स्लो हो जाती है लेकिन बेरोजगारी और इन्फ्लेशन यानी मार्केट में पैसों का सर्कुलेशन दोनों बढ़ जाते हैं। Why we should be afraid of stagflation? In recent times, after the COVID pandemic happened worldwide, according to the Security Industry and Financial Markets Association, 80% of economists state that stagflation is a greater long-term risk to the economy. यानी कि सिक्योरिटी इंडस्ट्री और फाइनेंशियल मार्केट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट्स ये कहते हैं कि स्टैगफ्लेशन सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म रिस्क है इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और इससे रिकवर करना वाकई में बहुत मुश्किल है। एज वी ऑल कैन सी इन द ड्यूरेशन ऑफ द पैंडमिक, कोविड सिचुएशन में हमारा देश यहाँ तक कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक ग्रोथ के नज़रिए से 10 साल 20 साल पीछे चला गया। बहुत कुछ खोया हमने। हमारा देश जो जितना भी डेवलप किया था उससे कहीं ज़्यादा पिछड़ गया। अब उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आज हमने स्टैगफ्लेशन के एनालिसिस से क्या सीखा कि कोई भी चीज़ की अति बुरी होती है, चाहे वो इन्फ्लेशन जैसा सिचुएशन ही क्यों ना हो, जहाँ पैसा मार्केट में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होता है। एक देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबल करना या इंक्रीज करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे रिसेशन, स्टैग्नेशन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, ताकि स्टैगफ्लेशन जैसे हायर रिस्क ऑफ इकोनॉमी का सामना ना करना पड़े। अगर आपके पास कोई और सजेशंस हैं और किस किस तरीके से स्टैगफ्लेशन को होने से रोका जा सकता है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। ये चैनल हमेशा आपके सजेशंस का वेलकम करता है और करता रहेगा।
वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आगे इसे फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, रिलेटिव्स, हर किसी के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि ये वीडियो सबके नॉलेज को बढ़ाने के लिए काम आ सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।